Okay, Assalamu alaikum students. Uh, Today I'll take 1 to 2 minutes to discuss the test you have already given in the previous session. जो भी आप लोगों ने हार्ट एंड सर्कुलेशन का आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है और इस तरह दिया है, ओवरऑल दैट इज़ अ होपलेस सिचुएशन. आप लोगों की क्लास की वर्स्ट परफॉर्मेंस है. जो HOD हैं वो जो है ना, शी टेकिंग एन एक्शन. आप लोग सीरियसली देखिए, अपना पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके टाइम पर ही होने हैं. नो मैटर कि कितनी देर आपके ये ऑनलाइन लेक्चर चलते हैं, वट एवर इज़ हैपनिंग, एग्ज़ाम्स आपके स्केड्यूल के मुताबिक होंगे. रिज़ल्ट्स आपके आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, आज या कल में आप लोगों को अपडेट हो जाएंगे. सो आप लोग देख लीजिए. मेरा नहीं ख्याल कि 1 to 2% से ज़्यादा कोई बच्चे पास हुए हैं. आप लोगों को खुद पता है आप लोगों ने पेपर्स में किस तरह से अटैम्प्ट किया है. तो बी सीरियस, क्योंकि आगे जो है ना, अगर आप लोग ऑन हो जाता है, सेशन हो जाता है, तब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा. फिर प्रैक्टिकल्स, ट्यूटोरियल्स वगैरह सभी कुछ होंगे. तो ट्राई टू मेक अप द थिंग्स अपडेट टू यू. आप लोगों को टीचर्स जो हैं वो टाइम दे रहे हैं, पूरा पढ़ा रहे हैं, जो कि पॉसिबल आपको एजुकेट किया जा सकता है विद बाय ऑल मींस वो किया जा रहा है. सो यू पीपल वोंट हैव एनी एक्सक्यूज़ कि आप इतनी बुरी परफॉर्मेंस दें. सो मेरी यही आपसे एक सजेशन समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें. हम लोग आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप लोगों को जो है ना आगे के लिए अवेयर कर सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सो आप लोग अगर नहीं चाहते हैं कि आप लोग खुदा ना खास्ता डिटेन हो जाएं और दोबारा आपको BDS फर्स्ट ईयर करना पड़े, सो प्लीज़ बी सीरियस और अपने जो है ना सारे उसको आप सीरियसली लीजिए. ठीक है. नाउ टुडे, हैविंग सेड दैट, विल स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर. इसमें हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी आज हम करेंगे. हमारा ये लास्ट सेशन है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. नाउ at high sea level पर है, at the sea level atmospheric, we will be concerned more about the atmospheric pressure, the oxygen, partial pressure of oxygen, hydrogen and concentration, partial pressure of carbon dioxide, etc., and different ailments and different insufficiencies related to the high altitude and the deep sea diving. So at sea level atmospheric pressure जो है ना, that is 760 millimeters of mercury, और partial pressure of oxygen जो होता है ना alveoli में सी लेवल पे 104 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है. अब ये फिगर्स जो है ना आप अपने माइंड में रखिए, सो दैट इनकी ही रेलेवेंस से यू विल स्टडी कि एविएशन जब हम ऊपर जाते हैं फ्रॉम द हाई लेवल, फ्रॉम सी लेवल टू द हायर एल्टीट्यूड्स, या हम सी लेवल से नीचे डीप into the city जाते हैं, तो what are the different changes in the partial pressure of oxygen and the carbon dioxide take place. तो अगर आपको नॉर्मल इसी तरह याद होगा, then you will be in a better position to understand the changes which are taking place at high altitude and the deep sea. अब 10,000 फीट अगर हम अब चले जाएं फ्रॉम द सी लेवल, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 से कम होकर 523 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम होकर 67 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है. अब जब 104 होता है तो सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है वो 97%, लेकिन जब 67 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है तो सेचुरेशन 90% तक रह जाती है. ये भी एक्सेप्टेबल है, चले. लेकिन जब अगर आप 20,000 फीट चले जाते हैं अबव सी लेवल, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होकर 349 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है, और एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ड्रॉप कर जाता है. और उस पॉइंट पे जो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 70 to 75% रह जाती है, रादर देन 97 या 90%. ठीक है. सो इसमें जो है जब ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होती है तो हाइपोक्सिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और रादर हाइपोक्सिया स्टार्ट हो जाता है. अब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैसेस मेनली कौन कौन सी हैं जो हमारे कंसर्न के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं उसमें. ठीक है. अब when we ascend to the high altitude, although partial pressure of oxygen decreases, but the percentage composition of the different gases remains the same. ठीक है. ऑक्सीजन की partial pressure जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की 21% है, ये नाइट्रोजन 72% है, एंड वट एवर, तो वो परसेंटेज जो है वैसी रहती है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो कम हो जाता है. विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड मेन इफेक्ट्स विल बी ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि इन दोनों की ही परसेंटेज ज़्यादा है तो यही ज़्यादा अफेक्ट होती है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स वेपर प्रेशर विल नॉट बी मच अफेक्टेड. ठीक है. उनका ज़्यादा, क्योंकि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर के परसेंटेज भी बहुत कम होती है, वेपर्स की, ह्यूमिडिटी की, सो उनका इतना अफेक्ट नहीं होता.
अब ये देखिए, इसमें एक आप लोगों को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उन पेशेंट की। हाइपोक्सिया क्या है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ऑक्सीजन प्रेशर कम हो जाता है। अब उसने डिफरेंस बताया है इनमें दो ग्राफ्स के साथ कि वो लोग जो कि नॉर्मल एयर में ब्रीथ कर रहे हैं और वो लोग जो कि प्योर ऑक्सीजन में ब्रीथ कर रहे हैं, 100% ऑक्सीजन जो ले रहे हैं। अब जो ब्लू कर्व है उसमें देखिए, एक्स एक्सिस पे आपको एल्टीट्यूड दिखाया उसने कि डिफरेंट एल्टीट्यूड इन थाउजेंड्स ऑफ फीट, और दूसरा आर्टीरियल ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो परसेंटेज में कितनी आती है। अब अगर जो है हम देखें कि नॉर्मल जो ब्रीथ कर रहा है वो अगर सी लेवल पर है, ज़ीरो है, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पर उसकी सैचुरेशन आती है 97% तक। लेकिन जैसे ही ये 10,000 फीट तक आता है तब भी 90% तक जाती है। लेकिन अगर 10,000 से और ऊपर चलते जाएं तो ये जो है हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ना वो कम होती जाती है, और 22 टू 23,000 फीट के ऊपर इससे 50% रह जाती है ऑक्सीजन। तो उससे हाइपोक्सिया के सारे सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसके मुकाबले में वो लोग जो कि प्योर ऑक्सीजन में ब्रीथ कर रहे हैं, तो उनका आप देखिए कि सैचुरेशन लेवल जो है 97% तक रहता है, अप टू 39 टू 40,000 फीट तक। उसके बियॉन्ड वो ड्रॉप करना शुरू होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अबाउट 47,000 फीट के ऊपर आके ये 50% रह जाती है सैचुरेशन। सो जब प्योर ऑक्सीजन में जब ब्रीथ करता है तो वो दे कैन विथस्टैंड एट द हाई एल्टीट्यूड में भी वो ज़्यादा आराम से सांस ले सकते हैं और उनका सैचुरेशन लेवल जो है वो ड्रॉप नहीं करता, और rather than breathing in the normal air। अब हाइपोक्सिया जब हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, तो हाइपोक्सिया के इफेक्ट्स क्या आते हैं। अब जो बंदा एक्लेमेटाइज हो गया, यानी एक्लेमेटाइज मीन्स कि वो बंदा जो कि हायर एल्टीट्यूड पे फॉर अ फ्यू वीक्स एंड मंथ्स जो है ना वो वहाँ रह रहा है, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली बॉडी में चेंजेस आ जाती हैं। तो वो एक्लेमेटाइज, हम उसको कह देते हैं द पर्सन इज एक्लेमेटाइज टू द एनवायरनमेंट, के उसके मुताबिक उसने अपने आप को चेंजेस लिया है जिससे ही कैन लिव अ बेटर लिविंग देयर। तो पर्सन जो एक्लेमेटाइज है विच हु इज ब्रीदिंग एट 12,000 फीट, 12,000 फीट के लेवल पे इवन द एक्लेमेटाइज पर्सन उसको भी सिम्टम्स होते हैं हाइपोक्सिया के। उसमें आ जाता है ड्राउजीनेस होती है, लेसिट्यूड होता है, लेथार्जी हो जाती है, मेंटल एंड मसल फटीग होती है, हेडेक, नोजिया, यूफोरिया, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर यही बंदा 18,000 फीट के ऊपर चला जाए तो ट्विचिंग ऑफ द मसल होती है, मसल रिपीटेड कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल होती है, और सीजर्स हो जाते हैं। सीजर्स होते हैं कि उनको कन्वर्जन्स हो जाती हैं, दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 23,000 फीट के ऊपर पेशेंट को जो है ना वो कोमा हो जाता है, और जिस अगर उसको ट्रीट ना किया जाए विच इज़ फॉलोड बाय डेथ। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट हाइपोक्सिया का डिजास्टर्स इफेक्ट ये होता है कि आपकी प्रोफिशिएंसी कम हो जाती है, यानी आपकी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ जो होती हैं, जो आपकी काम करने की एबिलिटी होती है, डिटीरियोरेट्स, वो कम होती चली जाती है। ठीक है, सो द एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एल्टीट्यूड द हाइपोक्सिया की जो है वो सिम्टम जो हैं वो वर्स होते चले जाते हैं जैसे जैसे हम असेंड करते हैं। ठीक है, अब एक्लीमेटाइजेशन कैसे होती है। एक्लीमेटाइजेशन में होती है कि कुछ अर्सा रह गया, उसके बाद कुछ उसकी बॉडी में चेंजेस आ गई हैं कि वहाँ पे फिर एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वगैरह और दूसरे लेवल जो है वो भी एट द नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट में सेट हो जाते हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला क्या होता है कि जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं सबसे पहले इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होता है जो स्टिमुलेट कर देता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, तो वो उससे वेंटिलेशन रेट जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है थ्रू पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कौन से हैं, हमारे जो एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज है। ठीक है, उनके थ्रू वो स्टिमुलेट होते हैं, और वहाँ से, क्योंकि आपने पहले जब हमने पढ़ा था शुरू में, ये जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो मेनली पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को ही जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो वहाँ से ये सिग्नल्स आते हैं और रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। इनिशियली स्टिमुलेटरी इफेक्ट एट हाई एल्टीट्यूड इज नॉट सो मच, शुरू में नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हो जाता है। रीज़न इज व्हेन देयर इज इंक्रीज वेंटिलेशन। अब होता क्या है कि शुरू में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर फर्दर उतना इंक्रीज नहीं रहता। ये रीज़न उसकी ये होती है कि चूँकि बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी एफर्ट्स होती हैं, वेंटिलेशन रेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना दैट इज वॉश्ड अवे। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाता है, हाइड्रोजन लेवल कम हो जाता है, तो आपको पता है कि फिर जो कीमो सेंसिटिव एरिया जो हैं वो इतने ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं होते, और रेस्पिरेशन जो है ना वो डिप्रेस हो जाती है। ठीक है, और होता क्या है कि चूँकि हाइड्रोजन लेवल कम हो जाता है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाता है उसको, और बाइकार्बोनेट लेवल ज़्यादा हो जाता है। सो स्टिमुलेटरी इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एल्कलोसिस।
But in about 2 to 4 days, there is marked increase in the rate of pulmonary ventilation because of the renal compensation. अब क्या है कि जब बाइकार्बोनेट लेवल ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो गया, एल्कलोसिस की तरफ चला गया, देन किडनीज कम इनटू प्ले। किडनीज क्या करती हैं कि बाइकार्बोनेट को एक्सपेल कर देती है और हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन आयन जो है ना उसको कंजर्व कर लेती है, उसको स्टे करती है विद इन द बॉडी, उसको एक्सक्रीट नहीं होने देती। तो सो द हाइड्रोजन लेवल जो है वो स्टेबल कर जाता है वहाँ पर विद इन द ब्लड वॉल्यूम। जब हाइड्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज करता है तो फिर से जो है ना रेस्पिरेशन स्टिमुलेट होती है और एक सस्टेन लेवल पर आ जाती है। दिस चेंज विल रिमेन एज लॉन्ग एज द पर्सन इज रिजाइडिंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो ये होता है कि एक इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट मोर देन द नॉर्मल वो उस पर सेट हो जाता है जब एक बंदा एक हाई एल्टीट्यूड पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टे करता है। दूसरा क्या चेंज आता है, देयर इज इंक्रीज इन द आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हाइपोक्सिया से क्या होता है, जैसे आपने एरिथ्रोपोइसिस में पढ़ा है कि हाइपोक्सिया जो है ना वो स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइटिन टू बी रिलीज फ्रॉम द किडनीज which results in the increase in the RBC number and increase the hematocrit। hematocrit लफ्ज़ है RBC नंबर इंक्रीज करेगा। जो hematocrit जो नॉर्मल 40 to 45% तक होती है वो 60 to 70% तक चली जाती है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है ना वो भी इंक्रीज कर जाती है फ्रॉम 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर से 15 ग्राम्स परसेंट से वो इंक्रीज करके 20 ग्राम्स परसेंट तक चली जाती है। अब ये दोनों इंक्रीज करते हैं तो साथ ही ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज कर देता है बाई 20 to 30%। सारे ये इफेक्ट्स मिलके आरबीसी काउंट इंक्रीज, हीमोग्लोबिन इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ये सारे मिलके क्या करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज होती है ना बाई 50% वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से जो गैस हीमोग्लोबिन ही लेके जा रहा है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की वो भी इंक्रीज कर जाती है। सो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द हाई एल्टीट्यूड। फिर क्या होता है, इंक्रीज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर ऑक्सीजन। तीसरी चेंज ये आती है कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन की काफ़ी बढ़ जाती है। नॉर्मल डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 21 मिलीलीटर पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर मिनट। ये इंक्रीज कर जाती है हाई एल्टीट्यूड पे 3 to 4 टाइम्स तक इंक्रीज कर जाती है। होता कैसे है कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करती है, एक तो ये कि नंबर ऑफ कैपिलरीज इंक्रीज कर जाती है। जो क्लोज कैपिलरीज होती हैं वो भी ओपन अप हो जाती है। ओपन अप होती है तो उनमें ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा उनमें से पास करता है। ठीक है, सो एक तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा पास कर रहा है, दूसरे लंग्स जो हैं उनमें एयर वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, एल्वेलाई में ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर आता है। ठीक है, तीसरा पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। जो कि आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है ज़्यादा तो कैपिलरीज में से ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है। सो ऑल दीज फैक्टर्स ये सारे मिलकर क्या करते हैं कि मोर ब्लड इज अवेलेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस थ्रू देम। ठीक है, तो द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इंक्रीज कर जाती है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कैपिलरीज ओपनिंग अप अकर मोर कैपिलरीज। लंग एयर इन द लंग्स इंक्रीज कर जाती है और आर्टीरियल पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, सो मोर ब्लड इज फ्लोइंग इन द कैपिलरीज। चौथा क्या होता है कि एक तो चेंजेस इन द कार्डिक आउटपुट आ जाती है। एट हाई एल्टीट्यूड होता है क्या, 20 to 30% ऑफ द केसेस में वो 20 to 30% इंक्रीज कर जाता है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट नॉर्मल होता है 5 लीटर्स पर मिनट, तो ये 20-30% इंक्रीज कर जाता है एट हाई एल्टीट्यूड। बट इन सम डेज इट बिकम्स नॉर्मल, देन इट मे डिक्रीज। ठीक है, नॉर्मल पे आ जाता है। क्यों आ जाता है कि चूंकि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन और आरबीसी लेवल जो है ना वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ने से ही होता है कि अगर कार्डिक आउटपुट थोड़ा सा कम लेवल पर भी है या वो जितना बड़ा होता है वापस नॉर्मल पे आ जाता है, तो इसलिए आ जाता है कि वो सेचुरेशन ऑफ ब्लड विद हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा हुई है, तो ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज़ वो इंक्रीज कर जाती है। तो उस लेवल पर ही कार्डिक आउटपुट के जो लेवल अवेलेबल है उस पर ही वो ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर हो रही होती है। तो कार्डिक आउटपुट जो है आफ्टर फ्यू डेज वो नॉर्मल पे आ जाता है आफ्टर एन इनिशियल इंक्रीज बाय 20 to 30%। ठीक, पांचवा जो है इफेक्ट है इसका ये है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस जो है ना वो करता है कि इंक्रीज। एंजियोजेनेसिस का मतलब ये है, जेनेसिस मीन्स मेकिंग ऑफ द और formation of the new vessels। एंजियो मीन्स वेसल्स एंड जेनेसिस मीन्स द मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ द। ठीक है, सो न्यू वेसल्स जो है ना दे आर जनरेटेड। इंक्रीज नंबर एंड साइज ऑफ द ब्लड वेसल्स इन नॉन पल्मोनरी टिश्यूज। सारे इंक्रीज इन नंबर हो जाता है और साइज ऑफ द ब्लड वेसल्स होता है बोथ इन द पल्मोनरी नॉन पल्मोनरी, लेकिन नॉन पल्मोनरी का इसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। राइट वेंट्रिकुलर मास जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है क्योंकि पीछे पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है ना आगे
वो ज़्यादा होती है और वर्कलोड जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन एट हाई एल्टीट्यूड डेवलप होती है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल से ही ब्लड जो है वो जाना है विद इन द लंग्स। तो उस पर जो है उसकी एक्टिविटी चूँकि राइट वेंट्रिकल की बढ़ जाती है, तो उसका टिश्यू सेल्स ऑफ द हाई एल्टीट्यूड एक्लिमेटाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स कैन यूज ऑक्सीजन मोर इफेक्टिवली, यानी वो लोग जो कि हाई एल्टीट्यूड पे एक्लिमेटाइज्ड हैं, उनके जो टिश्यू सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू चेंजेस विच अकर एट ड्यूरिंग द एक्लिमेटाइजेशन, यानी पहला आप देखिए पल्मोनरी वेंटिलेशन वहाँ पे इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, और जो कि इंक्रीज करती है फिर वो नॉर्मलाइज हो जाती है, और ये एल्क्रोसिस जो होता है उसके बाद वो नॉर्मलाइज होती है विद 2 to 4 days, फिर वो सारा सिस्टम जो है वो एक नॉर्मल लेवल पे चलना शुरू हो जाता है विद अ स्लाइटली हायर पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट। आरबीसी काउंट हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, सो दैट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इंक्रीज कर जाती है ताकि डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो ज़्यादा हो जाए, उसके लिए डिफरेंट चेंजेस इन द लंग्स आ जाती है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट जो है ना इनिशियल इंक्रीज के बाद एक नॉर्मल लेवल पर आ जाती है, चूँकि उसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। एंजियोजेनेसिस नई कैपिलरीज बन जाती हैं और पुरानी एक्सपेंड कर जाती हैं, इसलिए अवेलेबिलिटी हमारा मेन कंसर्न जो है एट हाई एल्टीट्यूड है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हो टू द टिश्यूज़। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ इंक्रीज कर जाती है, की वजह से ये इंक्रीज कर जाता है सारा, ठीक है। सो ये डिफरेंट चेंजेस आती हैं इन द एक्लिमेटाइज्ड पर्सन। अब एक दो कंडीशन होती हैं एट हाई एल्टीट्यूड, एक होती है एक्यूट माउंटेन सिकनेस और एक होती है क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस। अब एक्यूट माउंटेन सिकनेस क्या होती है कि इफ़ अ पर्सन रैपिडली असेंड्स, अगर एक कोई बंदा एकदम से ज़्यादा ऊंचाई पे जाए टू द हाई एल्टीट्यूड एंड स्टार्ट फिजिकल एग्जर्शन, वहाँ जाकर काम भी फिजिकल एग्जर्शन भी करना शुरू कर दे इमीडिएटली, देन इट लीड्स टू एक्यूट माउंटेन सिकनेस। जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं आपको हम उनको कह देते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस। दिस सिकनेस begins from a few hours to 2 days after ascent। जब कोई रैपिडली किसी फ्रॉम अ लोअर सी लेवल पे से किसी आप जाएँ वहाँ पर नॉर्दर्न एरिया में हाई एल्टीट्यूड वहाँ पे, तो अगर तो कुछ थोड़े बीच में आप स्टे नहीं करते हैं और डायरेक्टली आप वहाँ जाते हैं, तो और उसके बाद रेस्ट करने के बजाय फिजिकल एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके बॉडी में सर्टेन सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जिनको आप कहते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस। अब ये विद इन 2 आवर्स या विद इन फ्यू आवर्स या टू 2 डेज उसमें ये सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। एक्यूट सेरेब्रल एडिमा होता है इसमें सबसे पहले, और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा होता है। सेरेब्रल एडिमा क्यों होता है कि वेज़ोडाइलेशन ऑफ द सेरेब्रल ब्लड वेसल्स हो जाती है, ठीक है। जब हाइपोक्सिया होता है ज़ाहिर है वेज़ोडाइलेशन ऑफ द सेरेब्रल ब्लड वेसल होगी कि वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उसमें से फ्लो कर सके, क्योंकि वहाँ पर ही सेल्स में से वेज़ोडाइलेटेड सब्सटेंसेस जो होता है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। उससे जो कैपिलरी प्रेशर विद इन द सेरेब्रम वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो सम ऑफ द फ्लूइड एस्केप्स फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द सेरेब्रल टिश्यू। तो जब फ्लूइड जो है वो सेरेब्रल टिश्यू में आता है तो सेरेब्रल एडिमा हो जाता है। अब जब सेरेब्रल एडिमा होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो डिसओरिएंटेशन हो जाती है, यानी कि उसको पता ही नहीं चलता चक्कर आ रहे हैं या कुछ है, इतनी उसको अवेयरनेस नहीं होती ऑफ इट्स सराउंडिंग्स पेशेंट को। और दूसरे जैसे नोजिया, डिजीनेस और कन्वर्जन, सीजर्स, ये सारे सिम्टम्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होना शुरू हो जाते हैं इन द इट लीड्स टू द डिसओरिएंटेशन, दूसरे सेरेब्रल डिसफंक्शंस जो है ना वो भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अब एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा की एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, लेकिन एक हाइपोथेटिकली वो कहते हैं कि जी हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया से होता है कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टेरियोल्स हो जाती है, कुछ पल्मोनरी आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कुछ डायलेट रह जाती है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो जो कि डायलेट रह जाती है ना, तो जितना ब्लड आ रहा है वो दैट फ्लोज इनटू द फ्यू ओपन कैपिलरीज जो कि रह जाती हैं, दैट ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर से उसमें ब्लड फ्लो करता है उन कैपिलरीज में से, तो सम ऑफ द ब्लड एस्केप्स फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, लंग टिश्यू में चला जाता है, जिससे ये पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। दिस पल्मोनरी एडिमा जो है वो पल्मोनरी डिस्फंक्शन करता है, ज़ाहिर है उसकी ब्रीथिंग कैपेबिलिटी और डिफ्यूजिंग कैपेबिलिटी जो है ना वो कम हो जाती है, विच में भी लीथल एंड फेटल, ठीक है। सो एक्यूट माउंटेन सिकनेस में रैपिड असेंट होता है, रैपिड चेंजेस आती हैं, और उससे दो मेन जो है इफेक्ट होते हैं। एक्यूट सेरेब्रल एडिमा होता है और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा होता है उसमें। द फीचर्स ऑफ एक्यूट माउंटेन सिकनेस कैन बी रिवर्स बाय शिफ्टिंग टू द लोअर एल्टीट्यूड। होता क्या है कि अगर हम मरीज को ऊपर से फौरन से नीचे लोअर एल्टीट्यूड पे ले आए,
तो फिर सिम्टम जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता रिवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक्यूट माउंटेन सिकनेस कैन बी अवॉइडेड बाय ग्रेजुअल असेंट कि आप एकदम से ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे सडनली बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे एकदम से आप ट्रैवल ना करें, बल्कि बीच में स्टेशंस करके, स्टॉप्स करके, तो फिर आप ग्रेजुअली असेंड करें टू द हाई एल्टीट्यूड एंड अवॉइडिंग फिजिकल एक्सर्शन। और अगर आपको जल्दी करनी है तो आप हाई एल्टीट्यूड पे जाके तो आप एकदम से ज़्यादा एक्सर्शन भी ना करें, so that आप you can dwell into the acute mountain sickness. Now the other condition we can face is the chronic mountain sickness और Monges disease भी इसको कहते हैं। आपको कोई शॉर्ट नोट आ सकता है एज chronic mountain sickness भी और एज what is Monges disease, ये आपके उसमें MCQs में भी आ सकता है और SCQs में भी आ सकता है, ठीक है। This may occur in some persons who are living at high altitude for long period, यानी कि एक बंदा कुछ काफ़ी अर्से से वहाँ रह रहा है, बहुत सालों से रिजाइड कर रहा है ऑन द हाई एल्टीट्यूड। देयर इज मार्क्ड इंक्रीज इन हेमाटोक्रिट एंड ब्लड विस्कोसिटी। ज़ाहिर है जब आरबीसी लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है, और हेमाटोक्रिट बढ़ेगा तो ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सेलुलर लेवल, सेलुलर नंबर जो है ना वो इंक्रीज कर गया। ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यूज बिकम्स लाइक टू टिश्यू हाइपोक्सिया। स्लो हो जाता है ब्लड फ्लो, तो दैट लीड्स टू हाइपोक्सिया। There is marked pulmonary hypertension leading to right ventricular hypertrophy and ultimately CCF। अब जो है चूँकि लंग्स पे सारा प्रेशर है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो जाती है। रीज़न इसकी ये होती है कि हाइपोक्सिया की वजह से, जो पहले हमने बताया कि पल्मोनरी वेसल्स कुछ क्लोज हो जाती हैं, बाकी ओपन हो जाती हैं, तो वहाँ पर आर्टेरियल ब्लड फ्लो जो है ना वो भी इंक्रीज कर जाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो होती है जिसकी वजह से बैक प्रेशर होता है ऑन द राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली CCF यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में कन्वर्ट हो सकती है। पेरिफेरल ब्लड प्रेशर जो है ना वो फॉल कर जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये डाइवर्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है विच लीड्स टू डेथ इफ नॉट ट्रीटेड। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि इमीडिएट शिफ्टिंग ऑफ द पर्सन टू लो एल्टीट्यूड, जैसे कि हम एक्यूट माउंटेन सिकनेस में भी करते हैं, इस तरह क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस में भी उसको लो एल्टीट्यूड पे ले आते हैं एंड विद इन डेज टू वीक्स द पर्सन रिकवर्स, ठीक है। सो क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस में भी यही होगा कि उसका चूँकि रीज़न फ़र्क हो जाती है हाइपोक्सिया की, कि एक तो ये कि वहाँ पर आरबीसी लेवल जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है, हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो जो है ना वो स्लो हो जाता है। स्लो ब्लड होने की वजह से वेंटिलेशन कम हो जाती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से बैक प्रेशर की वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, और जो कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में कन्वर्ट हो सकती है। पेरिफेरल ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, इसमें भी मरीज़ को हम लोअर एल्टीट्यूड लेवल पे ले आते हैं, जहाँ पे वो विद इन फ्यू डेज और वीक्स जो है वो रिकवर कर सकते हैं। और अब आते हैं वो लोग जो कि वहाँ पर रिजाइड कर रहे हैं एट हाई एल्टीट्यूड, जो कि रह रहे हैं, नस्लों से वहीं रह रहे हैं वहाँ पे, तो उनमें चूँकि जनरेशन टू जनरेशन वो वहीं पर ही मौजूद है, तो उनमें सर्टन जेनेटिकली उनमें अडेप्टेबिलिटी आ गई है, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से, अडेप्टेबिलिटी और एक्लिमेटाइजेशन टू द एनवायरनमेंट की वजह से, तो उनमें परमानेंट चेंजेस आ गई हैं, जो कि उनमें फ्लो करती हैं इन द जनरेशन। इन द वैलीज ऑफ द हिमालयस which are at 17 to 18,000 feet, हिमालयस में लोग 17-18,000 फीट के लेवल तक रहते हैं, मोर देन दैट रादर। इन नेटिव्स कहते हैं जो परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं, देयर प्रोसेस ऑफ एक्लिमेटाइजेशन स्टार्ट्स एट बर्थ, यानी उनके बर्थ पे ही उनकी चेंजेस होती है, ठीक है। साइज ऑफ द चेस्ट इज लार्जर एंड शॉर्ट स्टेचर, एक तो साइज ऑफ चेस्ट जो है ना वो लार्जर होता है फॉर द लंग एक्सपेंशन, और शॉर्टेस्ट स्टेचर हो जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द पेरिफेरी जो है ना वो ईजी है। हार्ट जो है दैट इज लार्जर, स्पेशली द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि उस पर वर्कलोड बढ़ जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ द कैरोटिड बॉडीज हो जाती हैं, क्योंकि उनकी स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है, तो एनलार्जमेंट हो जाती है। These natives can work at high altitude at the same level as the natives at the sea level, यानी कि वो इतने अडेप्टेबल हो जाते हैं कि वो हाई लेवल पे भी उतनी ही एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं जितना कि लोग सी लेवल पे करते हैं, ठीक है, एट अ लो एल्टीट्यूड। They have much more working capacity at high altitude than the lowlanders at high altitude, कि अगर जो सी लेवल पे रहने वाला बंदा अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा, उसके वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू द नेटिव्स लिविंग एट द सेम एल्टीट्यूड, जो कि पहले से वहाँ रह रहा है बंदा, रेजिडेंट है वहाँ। अब ये जो ग्राफ है ये आपको देखिए, इसमें एक डिफरेंस आपको नज़र आएगा। जो रेड है वो उन लोगों का ग्राफ है जो कि ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आपको नज़र आ रहा है।
कि माउंटेन डिवेलप्स जो कि वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, नेटिव्स हैं, वो आपको रेड में नज़र आ रहा है, और जो कि सी लेवल के डिवेलप्स हैं, जो कि सी लेवल पे रहने वाले लोग हैं, उनमें अब उनमें देखिए डिफरेंस एक्स एक्सिस के ऊपर आपको नजर आएगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कितना है, किस लेवल पे, और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड की कितनी, उसकी सेचुरेशन कितनी है। अब अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे देखें तो अगर ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो हमारे पास आ जाता है आर्टीरियल ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और ये यहाँ पर इसकी जो है परसेंटेज जो है वो आप देखिए, ये ऑक्सीजन जो है वो उसकी परसेंटेज ज़्यादा है जो 15,000 फीट पे रहने वाले हैं, और जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो दैट इज सेम। ठीक है, अब ये जो है, और जो सी लेवल पे रहने वाले हैं उन पे जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है या वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द हायर लेवल। सो यू कैन सी कि जो हाई लेवल पर हैं उनका ऑक्सीजन प्रेशर जो है ना वो, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी है तो वो दे कैन वर्क इन अ बेटर एनवायरनमेंट। ठीक है, और जो सी लेवल पर हैं उसमें देखिए कि उनका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो तकरीबन 97 या 100 के करीब है, जो कि सी लेवल पर हैं, और उनकी एफिशिएंसी जो है वो दैट इज़ कंपेरेबल। वीनस साइड पर भी ऑक्सीजन का प्रेशर जो है ना वो दैट इज़ 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है वीनस पे, जो कि है माउंटेन ड्वेलर्स, और जो वीनस प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है जो कि सी लेवल पर है, बट उनका एफिशिएंसी जो है दैट इज सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, सो जो नेटिव्स ऑफ द हाई एल्टीट्यूड वो एक लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पे भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं एज कम्पेयर टू द सी लेवल्स, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन ज़्यादा है और आरबीसी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कैरी की कैपेसिटी ज़्यादा है। सो एट अ लेवल लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेवल पर भी वो एफिशिएंटली काम कर लेते हैं बोथ इन द आर्टीरियल एंड द वीनस ब्लड। This was all about the high altitude physiology. Now, in the deep sea physiology, it is a bit different from the high altitude physiology. होता क्या है कि when a diver goes to deep sea, there is increase in the pressure. ठीक है, ज़ाहिर है जब हम नीचे जाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, जो कि सी लेवल के ऊपर 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड टू कीप द लंग्स इन्फ्लेटेड विद हाई गैस प्रेशर इज सप्लाइड टू द लंग्स एंड द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरबैरिज्म। ठीक है, यानी कि जब वो डीप डाउन सी में जब वो डाइव करता है तो उसको ऑक्सीजन प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा चाहिए होता है, सो दैट उसके लंग्स जो है ना वो इन्फ्लेटेड रहे। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरबैरिज्म। With every 10 meters depth या 33 feet depth, the pressure outside the body increases to atmospheric pressure. ठीक है, 1 atmospheric pressure by the air above the water, वो तो है जितना है, and 1 atmospheric pressure by water itself कि 33 feet या 10 meters के ऊपर अगर डीप जाएंगे तो ऊपर जो उसके डाइवर के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, सो एट द डेप्थ ऑफ 100 फीट, अगर 100 फीट 33 फीट के ऊपर है तो प्रेशर आउटसाइड द बॉडी विल बी 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि ये डबल होता चला जाता है प्रेशर, कि उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही जो वाटर का प्रेशर इटसेल्फ है वो इंक्रीज करता जाता है। इन द फ्रेश वाटर द इंक्रीज इन द प्रेशर बाय 1 एटमॉस्फेयर विल बी एट एवरी 34 फीट। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में जब वो डाइव करता है कि हर 34 फीट नीचे जाने के बाद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता चला जाता है। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पर आपको टेबल भी है कि अगर 30 सी लेवल के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 33 फीट के ऊपर डेप्थ पे जाता है तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, 66 पे जाएगा 3 एटमॉस्फेरिक, 100 पे 4 हो जाता है, 133 पे 5 हो जाता है, एंड सो ऑन।
यही आपको डायग्रामेटिकली आके देखिए कि इसमें वाटर टैंक दिखाया गया है जिसमें कि एक जो सिलेंडर है दैट इज डिपिंग डाउन। अगर आप सी लेवल पर देखें तो उस पर जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, ठीक है। अब 33 फीट के ऊपर आया तो वो चूंकि ऊपर जब प्रेशर ज़्यादा होता है जो वाटर की क्वालिटी को कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा है कि द मोर द प्रेशर ओवर द fluid, the more fluid or the gas, the less will be the volume. सो ऊपर जब प्रेशर बढ़ जाता है तो आप देखिए 33 फीट के ऊपर जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो 2 हो गया, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डबल हुआ है तो जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो हाफ लीटर रह गई है विद इन दिस सिलेंडर। 100 फीट पे जहाँ पे कि 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया है तो जो हमारे पास क्वांटिटी है इस पे जो फ्लूइड है वो इस पे 1/4 ऑफ अ लीटर इसमें रह गया, ठीक है। और 233 फीट पे जहाँ पे 8 टाइम्स हो गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ पे जो लीटर है वो 1/8 ऑफ अ लीटर उसकी कैपेसिटी रह गई है सिलेंडर की, ठीक है। टू अंडरस्टैंड मोर आप देखिए सबसे ऊपर 1 लीटर है सी लेवल के ऊपर सिलेंडर की कैपेसिटी। 33 फीट पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाफ रह गई है, 100 फीट पे 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1/4 रह गई है, और 233 फीट पे जहाँ पे 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 1/8 ऑफ द टोटल कैपेसिटी रह गई है ऊपर जो व्हाइट में नजर आ रही है, ठीक है। दिस इज हाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस एज वी गो डीप डाउन इन द फ्रेश वाटर और द सी लेवल, ठीक है। अब डीप सी फिजियोलॉजी प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं जब बंदा डिसेंड कर रहा है, मेनली नाइट्रोजन नेक्रोसिस होता है इसमें, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी होती है। यानी 3 मेन प्रॉब्लम्स होते हैं जब पर्सन जो है दैट डिसेंड्स डीप इनटू द सी। नाइट्रोजन नेक्रोसिस हो सकती है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब नाइट्रोजन नेक्रोसिस क्या होता है? नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन कितनी है? 79 to 80%, 72% तक होती है। चलिए, when the diver breathes this nitrogen under high pressure, the large quantity of nitrogen becomes dissolved in the body fluid and tissue and they become saturated with nitrogen. जब नाइट्रोजन की चूंकि इसमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो जब डीप सी में जाते हैं तो जो नाइट्रोजन है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है इनटू द बॉडी फ्लूइड्स एंड इन द टिश्यूज इटसेल्फ, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ना उसकी क्वालिटी है कि इट इज़ मोर 5 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन फैट्स देन इन वाटर। अब ये इसका बड़ा डिजास्टर्स इफेक्ट हो जाता है। बॉडी फैट्स जो है हमारी बॉडी में 15% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होती है, और इसमें से होता क्या है कि हाफ ऑफ द जो है परसेंट उसमें गैस जो है ना वो डिजॉल्व हो जाती है विद इन द बॉडी टिश्यूज, ठीक है। Even at the sea level, about 1 liter of nitrogen is dissolved in fats, and with the depth of every 33 feet, 1 liter more nitrogen becomes dissolved in water. ठीक है। At sea level, हमारा नॉर्मली 1 लीटर नाइट्रोजन डिजोल्व होती है इन द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। लेकिन जब 33 फीट पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डबल हो जाएगा तो नाइट्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट 1 लीटर मोर हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी वो उसकी भी डिजोल्व इन द फैट्स, ठीक है। नाइट्रोजन डिजोल्व इन द बॉडी फ्लूइड्स कैन नॉट बी मेटाबलाइज्ड। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तो मेटाबॉलिज्म में उसका रोल है, लेकिन नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है, वो ऐसे जितनी क्वांटिटी है उतनी ही रहती है। इन हाई कंसंट्रेशन इट डिप्रेसेस द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्वस टिश्यू। जब नाइट्रोजन की हाई कंसंट्रेशन हो जाती है देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है और उसकी कंसंट्रेशन विद इन द लोअर वॉल्यूम में ज़्यादा हो जाती है, तो उसका डिजास्टर्स इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम पे कि उसकी एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है। In nitrogen necrosis, first there is euphoria and the symptoms resembling that of the alcohol intoxication. अगर नाइट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए जिसको हम नाइट्रोजन नेक्रोसिस कहते हैं तो उसमें पेशेंट जो है ना पहले जैसे एक यूफोरिया होता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। दैट इज जो आपने अल्कोहलिक ये उनमें एक यूफोरिक स्टेज आ जाती है जब वो ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, ठीक है। ड्राउजीनेस हो जाती है, इसमें इम्पेयरमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल फंक्शन। ऑब्वियसली जो हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन इम्पेयर होते हैं जब भी अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन होगी या वैसे भी ड्राउजी हो बंदा तो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज कम हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ द नेक्रोसिस अपीयर्स इफ अ डाइवर रिमेन्स एट द डेप्थ ऑफ 120 फीट फॉर मोर देन एन आवर। यानी द नेक्रोसिस के इफेक्ट उस वक्त तक अपेयर नहीं होते जब तक कि एक डाइवर कम से कम 120 फीट डीप 1 घंटे तक ना रहे। अगर उससे कम थोड़ी सी देर के लिए है तो फिर नाइट्रोजन नेक्रोसिस के सिम्टम्स अपेयर नहीं होते। सेवेरिटी ऑफ द सिम्टम इंक्रीजेज विद इंक्रीज डेप्थ। जैसे जैसे वो डीप डाउन जाता जाता है तो सेवेरिटी ऑफ द नाइट्रोजन नेक्रोसिस सिम्टम जो है ना वो इंक्रीज करते जाते हैं। और इस सारे
सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम कहते हैं रैप्चर्स ऑफ द डेप्थ। दीज आर कॉल्ड रैप्चर्स ऑफ द डेप्थ। आपको क्वेश्चन में आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द रैप्चर्स ऑफ द डेप्थ, उसमें आपने नाइट्रोजन नेक्रोसिस ही लिखना है। ये चीज़ें जो आपको साथ साथ बताते हैं टीचर्स, ये आपको बताते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन जो है वो समझा करें, देखा करें कि व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। कि उस क्वेश्चन में, क्योंकि जो आंसर होता है हमेशा क्वेश्चन की लाइंस के अंदर ही होता है। सो आप लोग जो आप लोगों का देखा है, हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश, रादर किसी ने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए। ठीक है, दैट इज अनदर इशू। So coming back to nitrogen necrosis, nowadays to avoid the toxic effects of nitrogen, हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के बजाय हम हीलियम गैस यूज़ कर लेते हैं इन द सिलेंडर्स, जो कि हम डाइवर्स को देते हैं। हीलियम का ये फ़ायदा होता है कि उसकी एक तो ये कि वो उसकी सॉलिबिलिटी कम होती है विद इन द फैट एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन, और वो इजीली जब उसको रिमूव करना होता है तो हीलियम इजीली रिमूव भी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, अब जो लेटेस्ट वो है कि हम नाइट्रोजन की जगह हीलियम गैस यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, इस पे आपको, इस ग्राफ में आपको 4 डिफरेंट ग्राफ नज़र आ रहे हैं। द ब्लू इज टोटल ऑक्सीजन इन द ब्लड, तो वो कितना है टोटल ऑक्सीजन इन द ब्लड। दूसरा रेड में जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। ग्रीन में आपका आ जाता है कि कितने डिजोल्व हुए है ऑक्सीजन आपकी इन द वाटर ऑफ द ब्लड। ठीक है, और नीचे आप देखिए नॉर्मल ऑक्सीजन प्रेशर है। इसमें आप वो ये दिखा रहा है कि अगर ऑक्सीजन लेवल जो है, अगर एक्स एक्सिस पे देखें, ऑक्सीजन का प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर 3000 के अबव चला जाए तो ऑक्सीजन इन द ब्लड कितनी हो जाती है, ए देखिए कि वो लेवल आ जाता है आपका अप टू 29% तक ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, 29% वॉल्यूम तक ऑक्सीजन बढ़ जाती है इसमें। और यही अगर आप ड्रॉप कर जाएं, नॉर्मल पे आ जाएं, 15-60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर पे आ जाएं, तो पॉइंट बी आ जाता है, जिसपे कि ऑलमोस्ट जो है ना इसकी 22 to 23% ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है। ठीक है, अगर नॉर्मल 760 पर आ जाएं तो ये और कम होती चली जाती है। ठीक है, अब इसमें यह है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रेशर अगर बढ़ता जाता है तो ग्रीन में देखिए पॉइजनिंग के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। क्यों होते जाते हैं कि अगर आप पॉइंट ए पर देखिए कि इसमें 29 वॉल्यूम परसेंट जो है ना वो इंक्रीज कर गया, अगर प्रेशर जो है ना 3000 कर गया मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ गया तो उसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन 29 परसेंट तक हो गई है। लेकिन जब टिश्यूज में जाता है तो 5% ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। 5% यूटिलाइज हुई है, इसका मतलब बाकी 24% तो ब्लड में वैसे ही रह गई। सो ये जो है सक्सेसिवली ये ऑक्सीजन रिटेंशन लेवल है विद इन द ब्लड, वो दिस रिजल्ट्स इन द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी एंड रिजल्टिंग इन द ऑक्सीजन पॉइजनिंग। ठीक है, सो उसमें होता है ये है कि इसको पेशेंट को फिर दोबारा नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता लेकर आते हैं। सो ये डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर हायर ऑक्सीजन प्रेशर्स भी दिए जाएं तो उनको, क्योंकि हमें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन देनी पड़ती है एट द डीप सी डाइविंग में, तो उसके ये डिजास्टर्स इफेक्ट्स भी हो जाते हैं कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ऑक्सीजन पॉइजनिंग इसलिए होती है कि रिटेंशन ऑफ द ऑक्सीजन विद इन द ब्लड होती है। 5% यूज होता है, बाकी का रह जाता है उसमें विद इन द ब्लड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में होता है, ऑक्सीजन इज अबाउट 20% इन द एटमॉस्फेरिक एयर, बट इन मिक्सचर विच divers breathe at deep sea have high pressure oxygen which has a toxic effect। सहारा जो हम उनको देते हैं उसमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन होती है, नॉर्मली 21% होती है, और आपने देखा कि पिछले ग्राफ में 3000 फीट तक, 3000 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक भी उसको हम हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं। देयर इज मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द ब्लड विच लीड्स टू इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब acute oxygen poisoning में क्या होता है, there is increased liposuction in the tissue which has toxic effects like seizures followed by coma। other symptoms क्या होते हैं इसमें, nausea, muscle twitching, visual disturbances, disorientation, irritability होती है। और इसमें ज़्यादा ही होता है कि चूंकि ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाए तो उसके ऑक्सीजन रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह बनने शुरू होते हैं, जिसके डिजास्टर्स इफेक्ट्स होते हैं ऑन द टिश्यूज़, तो जो कि सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में चूंकि कैटालेज एंड ऑक्सीडेसिस वगैरह एंजाइम्स पड़े होते हैं जो कि उन सुपर रेडिकल्स वगैरह बनते हैं इसके ऑक्सीजन के, तो उन रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हमको वेस्ट कर देते हैं, सो दैट डिजास्टर्स इफेक्ट्स ऑन द टिश्यूज ना। सो एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्यों होती है, डीप सी डाइवर्स भी होती है, रिटेंशन ऑफ ऑक्सीजन से होती है जो कि अनयूज्ड रह जाती है ब्लड में। उसके अब उसके होते क्या इफेक्ट्स हैं,
ये उसमें सीज़र्स या कन्वल्जन्स हो सकती हैं, उसके दौरे पड़ सकते हैं, कोमा में जा सकता है। सिम्पटम्स माइनर सिम्पटम्स क्या होते हैं कि नौज़िया हो सकता है, उसको चक्कर आते हैं, मसल ट्विचिंग होती है, उल्टी की कैफियत होती है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं कि आपको नज़र आना बंद हो जाता है या एक-एक, दो-दो नज़र आते हैं। कुछ डिसोरिएंटेशन, इर्द-गिर्द में आप डिसोरिएंटेड होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, ठीक है? और इरिटेबिलिटी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको उलझन होती है और पेशेंट इरिटेबल होता है। और मेन इसके रीज़न होते हैं ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं, लेकिन बॉडी में इसका प्रिवेंटिव मैकेनिज़्म भी है जो कि इनके एंजाइम्स की फॉर्म में है। The chronic oxygen poisoning after exposure of 1 atmosphere for 12 hours leads to 1 atmosphere प्रेशर कहाँ पर आता है हमारा कि हम जब उस पे होते हैं सी लेवल, ठीक है? अगर हम उससे एक 1 एटमॉस्फेयर लेवल नीचे आ जाए उससे 12 आवर्स तक अगर हो लंग पैसेज वे कंजेशन हो जाती है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, एटेलेक्टेसिस एटेलेक्टेसिस हमने कहा कोलैप्स ऑफ द लंग होती है, एंड डैमेज टू द ब्रोंकाई द ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज इज एट नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बफर सिस्टम। ठीक है, क्रॉनिक में अगर ये होता है कि अगर 12 आवर्स से ज़्यादा जो है ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे हो विद इन द फ्रेश वाटर या डीप सी में, तो सिम्टम्स क्या अपेयर होते हैं? लंग पैसेज वे जो है ना उनमें कंजेशन होना शुरू हो जाती है, पल्मोनरी एडिमा होता है, एटेलेक्टेसिस कोलैप्स ऑफ द लंग हो जाता है, डैमेज टू द ब्रोंकियल ब्रोंक्यूल होता है, ठीक है? लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू जो है ना वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल पर ही चली जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन बफर सिस्टम, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम and the carbon dioxide toxicity that occurs in the use of the carbon dioxide toxicity that occurs in the use of diving gear which utilizes the rebreathing of air, ठीक है? तो अगर पे जो है ना जो हम डाइवर्स को हम देते हैं जिसमें वो दोबारा रीब्रीथ करते जाएं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी होती है। टॉक्सिक इफेक्ट्स रिजल्ट व्हेन द एल्वेओलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिल्ड्स अप टू 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है? कि जब पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी हम पढ़ रहे हैं, दिस ये उन डाइवर्स में होते हैं, डाइविंग गियर्स में, जहाँ पे कि वो एक ही मास में एक ही उसमें ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यूज़ करते जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करते जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ना दैट बिल्ड्स अप। और ये उससे होता है जब ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी उससे नीचे है, यानी हाइपोक्सिक कंडीशन जो है ना दे मे लीड टू कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी। इसमें इनिशियल एक्साइटेशन होती है, लेटर डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, ज़ाहिर है हाइड्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है, लेथार्जी होती है एंड नार्कोसिस होता है, यानी कि ऐसे एडिक्शन लाइक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है? ना डीप सी फिजियोलॉजी प्रॉब्लम्स इन असेंट। अब डीप सी फिजियोलॉजी में जब पेशेंट बहुत डीपर लेवल विद इन द सी रिजाइड करता है, स्टे करता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ शॉर्टर, उसमें डिफरेंट जब वो उसके बाद दोबारा एकदम से ऊपर सी लेवल पर आता है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम जो है विच हैज़ टू द पर्सन हैज़ टू फेस। उसमें आ जाता है डिकम्प्रेशन सिकनेस आ जाती है, इसके हम और भी नाम होते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस को, बेंड्स कहते हैं इसको कंप्रेस्ड एयर सिकनेस कहते हैं, केजन्स डिजीज कहते हैं, डाइवर्स पैरालिसिस कहते हैं, डिस्पेरिज्म कहते हैं, ठीक है? और इसमें एयर एम्बुलेंस भी हो सकता है पेशेंट को। सो मेन जो है दैट इज अ डिकम्प्रेशन सिकनेस, जिसको कि और दूसरे नाम है इसके अलावा एयर एम्बुलेंस हो सकता है जब पेशेंट असेंड करता है टू द हायर लेवल, सी लेवल पे आता है डीप सी। अब डिकम्प्रेशन सिकनेस क्या है? व्हेन द नाइट्रोजन बबल्स आर फॉर्म। नाइट्रोजन बबल्स कैसे बनते हैं कि अगर आपके नीचे गए हैं, डीप सी में गए हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन की जो है ना वो डिसॉल्व हो जाता है विद इन द वाटर ऑफ द ब्लड और विद इन द फैट, क्योंकि फैट में इसके जो है ये बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है मोर देन द ऑक्सीजन, 15% जो है ना वो मोर डिसॉल्व इन द फैट्स। तो उसकी वजह से होता ये है कि लेवल ऑफ द नाइट्रोजन विद इन द टिश्यूज एंड विद इन द वाटर ऑफ द ब्लड बढ़ जाता है। लेकिन जब ये असेंड करता है, अगर रैपिडली असेंड करे, तो ये जो नाइट्रोजन जब सी लेवल पर आता है तो लंग एक्सपैंड करते हैं, बट ये कि नाइट्रोजन जो है ना वो उतनी जल्दी फैट में से स्केप नहीं करती है, तो फिर ये होता है कि ये बबल्स की फॉर्म में स्केप करना शुरू करती है। और बबल्स जो है छोटे या बड़े होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बबल, जो है ना डिफरेंट जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, और ब्लड वेसल्स के ब्लॉक होने की वजह से सिम्टम्स अपीयर होते हैं जिसको हम कह देते हैं डिकम्प्रेशन
थिकनेस, यानी नाइट्रोजन लेवल एट द लो डीप सी लेवल पे ज़्यादा होता है, डिसॉल्व फॉर्म में भी विद इन द फैट एंड विद इन द वाटर। तो जब वो एकदम से असेंड करते हैं ऊपर, तो उसके नाइट्रोजन जो है वो बबल्स की फॉर्म में निकलती है, जो कि जाकर डिफरेंट ब्लड वेसल्स में प्लग इन हो जाती है, स्मॉलर और लार्जर, ठीक है। अब ये जो बबल्स बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द नर्वस टिश्यू। अगर हम ये नर्वस टिश्यू में बने तो फिर इससे क्या हो सकता है कि पैरालिसिस होता है और अनकॉन्शियसनेस होती है। तो जो लोग एकदम से काफ़ी देर डीप सी डाइविंग करते हैं और उसके बाद पर आते हैं, रैपिडली असेंड करते हैं और सी लेवल पर आते हैं, तो फिर उनको सिम्टम्स ये अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। इट इज़ यूजुअली, ये जो पैरालिसिस होता है, इट इज़ यूजुअली टेम्परेरी बट इट कैन समटाइम्स बी परमानेंट। बबल फॉर्मेशन इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर जो बबल फॉर्मेशन होती है वो सवियर पेन होती है, इनको इस पेन को हम कह देते हैं बेंड्स। इसी के वजह से इसका नाम, डिकम्प्रेशन सिकनेस का एक नाम बेंड्स भी है। दूसरे बबल फॉर्मेशन होती है इन द पेरिफेरल नर्व्स, जिसकी वजह से सवियर पेन होती है, पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया होता है ये है कि इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ पेन, कि अगर हल्का सा भी टच करें तो पेशेंट को सवियर पेन या बर्निंग सेंसेशन होती है उस जगह। बबल फॉर्मेशन इन द लंग्स एंड पल्मोनरी, the lungs can lead to dyspnea, also called chokes, ठीक है। बबल फॉर्मेशन लंग टिश्यूज में भी होती है। अब इसमें क्या होता है, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स छोटी या बड़ी, ये छोटे छोटे जो ब्लड बबल्स होते हैं ये आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, दे कोएलेस विद ईच अदर, और लार्जर बबल्स बना देते हैं जो कि पल्मोनरी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब वो ब्लॉक करते हैं तो उससे एक तो वैसे हाइपोक्सिया होता है, दूसरा ये कि उनमें पल्मोनरी एडिमा होने के भी चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेशेंट जो है उसको डिस्पनिया होता है और उसको हम कह देते हैं चोक्स, और ये बहुत सीरियस एलिमेंट है, इससे पल्मोनरी एडिमा होता है और डेथ हो सकती है। बबल फॉर्मेशन इन द कॉर्नरीज, कॉर्नरी आर्टरी में भी हो सकता है, इसकी वजह से इस्कीमिक पेन टू द हार्ट होती है। कॉर्नरी ब्लड वेसल जो है वो हार्ट को सप्लाई करती है, अगर उनमें बबल फॉर्मेशन होगी और वहाँ से वो ब्लॉक होगी, इसका मतलब है हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, तो वो इस्कीमिक हार्ट पेन होती है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो डिकम्प्रेशन सिकनेस में क्या होता है, नाइट्रोजन बबल बन जाते हैं विद असेंट, तो उस पर सब जगह पे उसका इफेक्ट होता है। अगर सीएनएस पर हो तो पैरालिसिस, अनकॉन्शियसनेस होती है। जॉइंट्स में हो तो बेंड्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होती है। अगर पेरिफेरल नर्व्स में हो तो पेन्स होती हैं, जॉइंट पेन्स होती है, पैरेस्थीसियाज होते हैं। बबल फॉर्मेशन लंग्स में हो तो चोक्स होते हैं, पल्मोनरी एडिमा होता है और डेथ हो सकती है। कोरोनरी ब्लड वेसल्स में हो तो जो है इसमें इस्केमिक पेन इन द हार्ट या एंजाइना होता है, ठीक। तो ये इसके सिम्टम्स हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस के। अभी देखिए कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि पहले आप देखिए कि जो है डीप सी में उसके ऊपर प्रेशर है 5000 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऐड करके। जब वो आता है और उसके हिसाब से बॉडी में डिफरेंट जो है ना वो लेवल्स, गैसेस प्रेशर इन द बॉडी, जो ये डिफरेंट उसकी कंपोजिशन आ जाती है कि ये टोटल 4065 प्रेशर है, ठीक है, जो गैसेस बीच में पड़ी हुई है, ठीक। अब जब आता है ये सी लेवल के ऊपर, तो टोटल जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके ऊपर 760 है, लेकिन अगर अंदर बॉडी की जो कंपोजिशन है वो तो वो ही है, ठीक है। अब देखिए अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन वगैरह सब उतना ही है जितना कि डीप सी लेवल पर था। फर्क कितना पड़ा है कि ऊपर जो है उनके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 5000 से कम होकर 760 मिलीमीटर मर्करी आ गया। यही सारी चेंजेस हैं जो कि बाद में बबल फॉर्मेशन करवाते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू कि नाइट्रोजन जो है वो इजीली फैट्स में से इतनी एस्केप नहीं करती है, तो जिसकी वजह से बबल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम डिकम्प्रेशन सिकनेस की। अब हम उस पर एकदम से असेंड नहीं करते हैं, उसको हम ग्रेजुअली असेंड करते हैं फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। अगर हमने नीचे से पहले 50 फीट तक डेप्थ से हम ऊपर लेकर आते हैं 10 मिनट्स, फिर अगले 40 फीट की डेप्थ से ऊपर ले जाते हैं हम 70 मिनट्स, 30 फीट और ऊपर लेके जाते हैं विद इन 19 मिनट्स, उससे ऊपर 20 फीट लेके जाते हैं फॉर विद इन 50 मिनट्स, फिर बाद के 10 फीट पे हम 84 मिनट्स में लेके जाते हैं। सो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं हम ज़्यादा स्लोली ऊपर मरीज को लेकर जाते हैं ताकि नाइट्रोजन बबल्स ना बन सके। दस फॉर अ वर्क पीरियड ऑन द बॉटम ऑफ ओनली 1 आवर द टोटल टाइम फॉर डिकम्प्रेशन इज अबाउट 3 आवर्स, ठीक है। डिकम्प्रेशन को हम उसको अगर 1 घंटे के लिए भी एक डाइवर जो है वो विद इन द डीप सी लेवल रहा है, उसको ऊपर असेंड होने के लिए नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए जो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हम
3 घंटे लगा के उसको डिफरेंट स्टेशन पे एट अ स्लो रेट हम उसको ऊपर लेकर आते हैं, सो दैट के नाइट्रोजन बबल्स ना बन सके। दूसरा ट्रीटमेंट हम ये करते हैं कि उसको ऊपर ला के डीप सी लेवल पे उसको हर कंप्रेशन टैंक के अंदर रख देते हैं। कंप्रेशन टैंक में होता ये है कि उसको हम दोबारा से एक रिकम्प्रेशन फेज में या उसको डीप सी में लेके जाते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता असेंड करते हैं और फिर डिफरेंट प्रेशर लेवल्स पे उसको ला के उसको डिकम्प्रेस करते हैं। नाउ द स्कूबा डाइविंग, आपने बहुत ही नाम सुना होगा। स्कूबा डाइविंग इज द लेटेस्ट वन डाइवर्स के लिए, और ये कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, SCUBA। ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस। अब एपरेटस में आप देख लीजिए कि एयर कंटेनर्स हैं दोनों, उसके ऊपर एक लगा हुआ है फर्स्ट स्टेज वेल्व लगा हुआ है जो कि प्रेशर को स्कूबा डाइविंग इज यू कैन सी कि इसके ये एपरेटस है और इसमें 2 सिलेंडर्स हैं जिसमें ये गैस है। मोस्टली हम इसमें हम हीलियम देते हैं रादर देन नाइट्रोजन। और इसके ऊपर आप देखिए कि फर्स्ट स्टेज पे वेल्व लगे हुए हैं, फर्स्ट स्टेज वेल्व लगे हैं जो कि कंट्रोल करते हैं प्रेशर को फ्रॉम दिस, जहाँ पे प्रेशर एक डिसाइडेड प्रेशर जो है ना दैट ट्रेवल्स इनटू द ट्यूब गोज टू द डिमांड वेल्व जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करवाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, और मास्क जो है वो उसके थ्रू गैस अप्लाई की जाती है टू द डाइवर। इसको ओपन सर्किट डिमांड सिस्टम भी कहते हैं। इसमें टैंक ऑफ कंप्रेस्ड एयर है, रिड्यूसिंग वेल्व फॉर रिड्यूसिंग प्रेशर, वो जो सिलेंडर्स के ऊपर लगा हुआ है। कम्बिनेशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन वेल्व होता है जो कि डिमांड वेल्व है। मैस के अंदर ट्यूब सिस्टम है। इट कैन बी यूज फॉर द शॉर्ट पीरियड। हाँ, इसका ये है कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, इसको हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो है ना इसमें नाइट्रोजन है तो फिर उसके चांसेस उसके डिजास्टर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अब यूजुअली लेटेस्ट में कोशिश करते हैं कि उसको हीलियम से उसको हम रिप्लेस कर दें। स्केप फ्रॉम द सबमरीन, सबमरीन में क्या होता है कि अगर वहाँ से इतना अर्सा वो सबमरीन में लोग रहते हैं तो स्केप इज पॉसिबल फ्रॉम द डीप। ऐसी सबमरीन होती है, आप दो स्पेशल होती हैं डीप डीप इन द सी। escape is possible from the deep as deep 300 फीट तक अगर नीचे है सबमरीन पड़ी हुई तो वहाँ से escape करना इजी है। 600 फीट तक हम उसे इजीली escape कर सकते हैं अगर हमने नाइट्रोजन को हीलियम से रिप्लेस कर दिया। When the person ascends, the lungs expand and the blood vessels rupture. The gases enter the blood and may cause air imbalance. ये प्रॉब्लम होता है स्कूबा के साथ भी और सबमरीन में भी, कि वो जब असेंड करते हैं एकदम से तो ब्लड जो है ना वो प्रेशर चूँकि लंग्स एक्सपैंड करते हैं और ब्लड विद इन द कैपिलरी जो है ना वो बढ़ जाता है, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स होता है और एयर कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम और वहाँ से पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन सकता है। एज द पर्सन असेंड्स ही शुड मेक स्पेशल एफर्ट्स टू एक्सेल कंटिन्यू। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आपने करना है असेंड करना है तो आपने ज़्यादा एक्सेल करना है और एफर्ट के साथ करना है। फिर इसमें क्या होता है कि दूसरी कुछ सबमरीन्स होती हैं जो कि जैसे कि एटॉमिक रिएक्टर्स वगैरह लेके जाती हैं, और दूसरा तो उसमें रेडिएशन हैजर्ड्स होते हैं। अगर वो गैसेस लेके जाएंगी, पॉइजनस गैसेस वहाँ पे अंदर आ सकती हैं सबमरीन में। फ्रियॉन गैस होती है जो कि रेफ्रिजरेटर्स वहाँ पे उनके पड़े हुए हैं कि वहाँ से भी गैस रिलीज होती है। फिर वहाँ पे स्मोकर्स होते हैं, अगर डाइवर जो हैं वो अंदर सबमरीन में रहने वाले क्रू में से लोग स्मोक कर रहे हैं ज़्यादा तो वो भी फिर पॉइजनस गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दे आर द सम ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ सबमरीन। ठीक है, hyperbaric oxygen therapy होती है तो ऑक्सीजन एट द 2 to 3 एटमॉस्फेयर इज यूज्ड एंड रेडिकल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बेनिफिट इन सम केसेस। ठीक है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन यूज करते हैं जबकि जैसे डीप सी पे 2 to 3 एटमॉस्फेयर लेवल है उनके ऊपर तो वो हम उसको बेनिफिट करते हो जाता है। रेडिकल हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं हम उनको जिसमें ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं जो कि इसमें इफेक्टिव हो सकते हैं इन सम ऑफ द केसेस। गैस गैंग्रीन को हम ट्रीट कर सकते हैं ऑक्सीजन रेडिकल से, क्योंकि ये कि क्लोस्ट्रीडिया जो है जो कि गैस गैंग्रीन करवा रहे हैं वो हाई ऑक्सीजन थेरेपी पे वो फंक्शन नहीं करते, वो बिलो 70 मिलीमीटर्स या हाइपोक्सिक कंडीशन में वो ग्रो करते हैं, तो उनकी ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो जाती है या ख़त्म हो जाती है एट द हायर ऑक्सीजन प्रेशर। अदर कंडीशंस जो होती है ना वो डिकम्प्रेशन सिकनेस हो सकती है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जिसमें यूज़ की जाती है। डिकम्प्रेशन सिकनेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, आर्टीरियल गैस एम्बोलिज्म में यूज़ कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और ऑस्टियोमाइलिटिस में और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। ज़ाहिर है इनमें सब में आपको ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा चाहिए। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव just put it in the chat so that I can answer it. Otherwise, I'll take it as you have learned everything. ठीक है?
So, okay for all today's lecture. Thank you so much. और I'll again advise you और आपको वार्न करना चाहूँगी जब आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोगों का अब ये टेस्ट का रिकॉर्ड बनना शुरू हो गया है एंड और आपके एग्ज़ाम भी टाइम पर होने हैं और आपके एनालिसिस सब इन्हीं की बेस पर होनी है। सो बी सीरियस नाउ। बहुत मौज मस्ती बहुत हो गई है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।